भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको पिछले लेक्चर में कन्फेशन की परिभाषा बताई जा रही थी, अर्थात संस्वीकृति को परिभाषित किया जा रहा था, जिसमें हमने बताया था कि कन्फेशन का मतलब हुआ जब कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को एडमिट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसी को संस्वीकृति या कन्फेशन कहा जाता है। सर्वप्रथम कन्फेशन की परिभाषा बताई गई थी, स्टीफेन महोदय ने दिया था, और आपका कन्फेशन की परिभाषा जो स्टीफेन महोदय ने दिया था वह धारा 17 में दी गई स्वीकृति की परिभाषा पर ही आधारित था। फिर पिछले लेक्चर में बताया गया था कि प्रिवी काउंसिल ने पीएन स्वामी के वाद में स्टीफेन द्वारा दी गई परिभाषा को मानने से इनकार कर दिया और जस्टिस लॉर्ड एटकिन ने कन्फेशन को परिभाषित किया और ये बताया कि कन्फेशन का मतलब हुआ या तो किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले या कम से कम इतनी बातों को स्वीकार कर ले जिससे ये स्पष्ट हो कि अभिकथित अपराध इसी ने किया। आइए, तत्पश्चात आपका केस बताया गया था पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य का। पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य का केस में भी आपका एक सिद्धांत बताया गया और वह ये केस आपका बताया गया टीयर्स वाला अर्थात आंसू वाला केस कहा जाता है। और इसमें एक सिद्धांत बताया गया था कि भारत में एक बात में मिथ्या तो सभी बातों में मिथ्या का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात यदि कोई अभियुक्त कुछ बातें सत्य बोलता है, कुछ बातें झूठ बोलता है, तो सत्य बातों को झूठी बातों से पृथक नहीं किया जा सकता। ये आपका पलविंदर कौर में आपका बताया गया। इसको इंग्लिश में भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यूपीजे यूपीएपीओ में पूछा जा चुका है। अभी हम इसको बताएंगे, आगे बढ़ा जाए। पलविंदर कौर के बाद का केस देखा जाए। अगर हम पलविंदर कौर के बाद का केस देखते हैं तो वह केस आता है निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस आता है। 1959 का केस आता है। इस केस में ये बता दिया गया कि भारत में एक बात में मिथ्या तो सभी बातों में मिथ्या का सिद्धांत लागू नहीं होता, अर्थात यदि अभियुक्त कुछ बातें सत्य बोला है, कुछ बातें झूठ बोला है, तो भारत में सत्य बातों को झूठी बातों से पृथक किया जा सकता है। ये सर्वप्रथम आपका जो केस आया पूछ सकता है किस केस में बताया गया, तो निशिकांत झा वर्सेस बिहार राज्य। अब आइए मैक्सिम पूछा जाता है, पहले तब और केस देखा जाए। मैक्सिम आपका है, कर सकते हैं फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओमनीबस, फाल्सस इन यूनो
फाल्सस इन ओमनीबस। इसका एक तो इसका मतलब पूछा जाता है, मतलब इसका ये हुआ, एक बात में मिथ्या, एक बात में झूठ, अर्थात एक बात में फाल्स का मतलब हुआ सभी बातों में फाल्स, यानी कि एक बात में मिथ्या का अर्थ हुआ सभी बातों में मिथ्या। अब ये क्या, ये सिद्धांत भारत में लागू होता है कि नहीं, इसका इतिहास देखना है। तो सर्वप्रथम बलविंदर कौर के वाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने 1952 में बताया कि भारत में यह सिद्धांत लागू होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने निशिकांत झा के केस में अपने विचार बदल दिए और ये निर्णय दिया कि ये जो मैक्सिम है, ये जो सिद्धांत हैं, ये भारत में अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता। अब जो यूपी ने केस बनाया है, आपका अजायब सिंह का केस यूपी ने बनाया कि किस केस में कहा गया कि एक बात में मिथ्या तो सभी बातों में मिथ्या का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता। ये जरूर केस याद रखिएगा। ये बातें आपका और 3 केस पढ़ना है। अजायब सिंह का केस सबसे महत्वपूर्ण है और अजायब सिंह का केस पिछली बार यूपी में पूछा भी गया था, तो फिर याद रखिए। निशिकांत झा के केस में, अजायब सिंह के केस में, कोलेगुरा पद्मा के केस में और राज्यवर से कंचन सिंह के केस में, इन चारों वादों में भारत के उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि भारत में जो ये मैक्सिम है, जो ये नियम है, अर्थात एक बात में झूठ तो सभी बातों में झूठ का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता। यानी कि अच्छे से इसको तैयार रखिए। चारों केस आपका, यानी कि कन्फेशन पढ़ते समय टोटल 6 केस याद रखना है। आपका PN स्वामी का, दूसरा आपका बलविंदर कौर का, तीसरा आपका निशिकांत झा का, चौथा अजायब सिंह का, पांचवा कंचन सिंह का और छठवां कोलेगुरा पद्मा का केस। आइए इस प्रकार कन्फेशन की परिभाषा आपका समाप्त हुई। अब कन्फेशन के प्रकार देखा जाए। काइंड्स ऑफ कन्फेशन अर्थात संस्वीकृति के प्रकार, यानी कि अब हमें जो पढ़ना है वह संस्वीकृति के प्रकार पढ़ने हैं। यहाँ से इस बार UPJ में क्वेश्चन आया था। UPJ में जो क्वेश्चन आया उसको भी हम बताएंगे। यानी कि संस्वीकृति संस्वीकृति के प्रकार। तो संस्कृति आपका एक न्यायिक संस्वीकृति होती है, न्यायिक संस्वीकृति, और दूसरा गैर न्यायिक, गैर न्यायिक संस्वीकृति। और आपका तीसरा इस समय है स्वयं से की गई संस्वीकृति, स्वयं से की गई संस्कृति, स्वयं से की गई संस्कृति। देखिए इसको जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है इंग्लिश में। न्यायिक संस्वीकृति को जुडिशियल कन्फेशन, गैर न्यायिक संस्वीकृति को एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, और सेल्फ से की गई संस्कृति। यहाँ से आपका प्री में भी और मेंस में भी आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी यहाँ से
क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए, जब भी आप इन क्वेश्चनों को पढ़िए तो ऐसी दशा में आपका नाम पहले याद रखिए। जो ये न्यायिक संस्वीकृति हम लिखे हैं, इस न्यायिक संस्कृति का पहले नाम जानिए। इस जुडिशियल कन्फेशन को फॉर्मल कन्फेशन भी कहते हैं। औपचारिक, अगर कहीं दे दिया कि औपचारिक संस्वीकृति या औपचारिक को प्रारूपिक दे दिया, प्रारूपिक संस्वीकृति या न्यायिक संस्वीकृति एक ही है। गैर न्यायिक को कहते हैं अनौपचारिक, अनौपचारिक संस्वीकृति या न्यायिक वाह्य, न्यायोत्तर संस्वीकृति, न्यायोत्तर या न्यायिक वाह्य संस्वीकृति, यानी कि न्यायालय से बाहर की गई संस्वीकृति। जब भी आप न्यायिक संस्वीकृति पढ़ेंगे तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 पढ़ेंगे, 26, और आपका CRPC की धारा आपका जो पढ़ना है 164 पढ़ना है, फिर 281 और 463, अर्थात एविडेंस की धारा आपका 26 पढ़ना है, और आपका CRPC की धारा जो पढ़नी है 164, 281 और 463, और आपका जो केस पढ़ना है, कम से कम एक केस आया भी है उसको भी देखना है। लेकिन और गैर न्यायिक में और स्वयं से की गई संस्कृति में जो केस पढ़ना है, साहू वर्सेस स्टेट का केस पढ़ना है। ये आपका इसी बार क्वेश्चन आया था कि क्या कोई व्यक्ति स्वयं से कन्फेशन कर सकता है कि नहीं, इसको भी आपको अच्छे से देखना है। आइए, जो प्रावधान आपके दिए गए हैं, ये जो मैं लिखा हूँ, इसको एक एक करके आपका कह सकते हैं कि देखा है। सबसे पहले हम देखते हैं जुडिशियल कन्फेशन या न्यायिक संस्वीकृति। जहाँ तक न्यायिक संस्कृति की बात है, ऐसी संस्वीकृति जो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से की जाए। फिर एक बार समझिए, ऐसी संस्वीकृति जो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से की जाए, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में, उसे ही न्यायिक संस्वीकृति या जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है। अर्थात जो संस्कृति मजिस्ट्रेट के समक्ष या न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायालय में की जाती है, तो उसे न्यायिक संस्वीकृति कहते हैं। न्यायिक संस्वीकृति के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में प्रावधान किया गया है। आइए, अगर कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है और पुलिस अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में अपना अपराध स्वीकार करता है, अर्थात कन्फेशन करता है, तो उस कन्फेशन को, उस संस्वीकृति को ही न्यायिक संस्कृति कहा जाएगा। इस बात का उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में किया गया है। फिर एक बार देखिए इसको,
जब कोई अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में हो, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में अपना अपराध स्वीकार करता है, उसे ही जुडिशियल कन्फेशन या न्यायिक संस्वीकृति कहा जाता है। इसका प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में किया गया। अब समस्या ये आई कि साक्षात उपस्थिति का मतलब क्या हुआ। ये क्वेश्चन यूपीजे और यूपी एपीओ में आ चुका है कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति का क्या मतलब हुआ। तो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति का मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट का उसी कमरे में होना, उसी रूम में होना जिस कमरे में अभियुक्त संस्कृति कर रहा है। यानी कि साक्षात उपस्थिति का मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट साहब उसी कमरे में हैं जिस कमरे में अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। इस बात का वर्णन आपका उच्चतम न्यायालय ने तमाम केसों में किया। वह केस याद रखना है, केस पूछा जा सकता है। 2 केस साक्षात उपस्थिति पर है। पहला जर्विन ली एरियल, पहला जो केस है जर्विन ली एरियल। जर्विन ली एरियल, जर्विन ली एरियल वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य का पहला केस है और जो दूसरा केस है शिव बहादुर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। दूसरा जो केस है वह शिव बहादुर का है, शिव बहादुर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। देखिए फिर से एक बार यहाँ पूछा जाता है आपका क्वेश्चन, साक्षात उपस्थिति का मतलब क्या हुआ। तो साक्षात उपस्थिति का मतलब हुआ मजिस्ट्रेट का उसी कमरे में होना जिस कमरे में कन्फेशन हो रहा है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बता दिया और वह बताया 2 केसों में। पहला आपका जर्विन ली एरियल का केस है और दूसरा केस है शिव बहादुर का। अब आइए न्यायिक संस्वीकृति को किस सेक्शन के तहत लिखा जाता है, यानी कि लिखित में किया जाता है। तो आपका इसके लिए सीआरपीसी भी मेंस में भी लिखनी पड़ेगी और पढ़ते समय भी आपके दिमाग में सीआरपीसी होना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत जुडिशियल कन्फेशन को कब लिखा जाएगा, कौन लिख सकता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, तमाम बातों का वर्णन किया गया है। पिछली बार यूपी एपीओ में धारा 164 से भी अच्छा क्वेश्चन बना था। आइए देखा जाए सीआरपीसी की धारा 164 में संस्वीकृतियों और कथनों दोनों को लिखने का प्रावधान किया गया है। अर्थात सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कन्फेशन को भी लिखा जाता है और आपका स्टेटमेंट या कथन को भी लिखा जाता है। अब समस्या यहाँ से 4-5 समस्याएं आपको जाननी है।
देखिए, आपका कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट चाहे उसे उस मामले में जुरिडिक्शन हो या न हो, कन्फेशन लिख सकता है। तो कन्फेशन कौन लिख सकता है 164 में? कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोई महानगर मजिस्ट्रेट अर्थात मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चाहे उस मामले में उसे अधिकारिता हो या अधिकारिता न हो, इससे कोई मतलब नहीं। अर्थात उस मामले में जांच एवं विचारण की अधिकारिता न रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा भी कन्फेशन लिखा जा सकता है और ये कन्फेशन वैलिड अर्थात वैध माना जाए। अब किस स्टेज पर लिखा जाएगा? यही यूपी एपीओ ने बनाया क्वेश्चन। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान लिखा जाएगा अर्थात अन्वेषण के दौरान लिखा जाएगा या तत्पश्चात जांच या विचारण के पूर्व। याद रखिए इसको, इन्वेस्टिगेशन के दौरान लिखा जा सकता है या जांच या विचारण के पूर्व लिखा जाएगा। लेकिन 164 के तहत जो कन्फेशन है वह जांच या विचारण के दौरान नहीं लिखा जाएगा। तो जो यूपी में मॉडल बना, उस मॉडल को देखा जाए एपीओ में, धारा 164 के तहत संस्वीकृति लिखी जाती है अन्वेषण के दौरान, जांच के दौरान, विचारण के दौरान, उपर्युक्त सभी। तो आपका जवाब रहेगा अन्वेषण के दौरान यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जब मजिस्ट्रेट संस्कृति को अभिलिखित करता है तो सतर्कता, सावधानी का या प्रज्ञा का नियम भी है इसी धारा में। प्रज्ञा का नियम ये है कि चूँकि संस्वीकृति स्वैच्छिक होनी चाहिए, अतः मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को 3 बातें बताई जाएगी, 3 चेतावनी दी जाएगी। पहली चेतावनी कि अभियुक्त संस्वीकृति करने के लिए बाउंड या बाध्य नहीं है। दूसरी चेतावनी कि अभियुक्त जो भी संस्वीकृति करे, यहाँ किसी का डर भय नहीं है, स्वेच्छा से करे। और तीसरी चेतावनी आपका दी जाती है कि जो भी अभियुक्त संस्वीकृति करेगा, आगे इस मामले में ये कन्फेशन उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा। 3 चेतावनी दे दी गई। इसके बाद मजिस्ट्रेट न्यायिक संस्कृति को अभिलिखित करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, न्यायिक संस्वीकृति को लिखने का मेथड या ढंग या तरीका सीआरपीसी की धारा 281 में बताया गया है। 281 कन्फेशन कैसे लिखा जाएगा और यदि कन्फेशन लिखने में कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, इस बात का उल्लेख सीआरपीसी की धारा 463 में किया गया है, यानी कि 465 में। इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि जुडिशियल कन्फेशन समाप्त हुआ। दूसरा जो कन्फेशन का प्रकार है, गैर न्यायिक संस्वीकृति या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन या अनौपचारिक संस्कृति, न्यायोत्तर संस्कृति या न्यायिक बाह्य संस्वीकृति। यानी कि जब कोई किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति
या न्यायिक कार्यवाही से भिन्न कार्यवाही के दौरान अपना अपराध स्वीकार करता है उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है। न्यायिक वाही या न्यायालय से बाहर की गई संस्वीकृति एक कमजोर साक्ष्य होती है और इसे न्यायालय में पुनः साबित किया जाता है। साबित ये किया जाता है कि हजूर अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया था न्यायालय से बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कन्फेशन न्यायालय से बाहर किए जाते हैं उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है। जैसे अपने मित्र से कर दिया, ग्राम प्रधान से कर दिया, अपनी पत्नी से स्वीकार कर लिया, पूरे भीड़ में स्वीकार कर लिया या पुलिस के समक्ष स्वीकार कर लिया इत्यादि। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल या गैर न्यायिक संस्वीकृति कही जाती है। इसका एविडेंशियल वैल्यू कम होता है। तीसरा जो प्रकार है स्वयं से की गई संस्वीकृति, यानी कि अब समस्या ये आई कि क्या कोई व्यक्ति स्वयं से संस्वीकृति कर सकता है? तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति स्वयं से कन्फेशन कर सकता है। ये क्वेश्चन पिछले बार यूपीजे में आया भी था और केस याद रखना है, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कोई अभियुक्त स्वयं से भी कन्फेशन कर सकता है और यह कन्फेशन वैध माना जाएगा। देखिए साहू ने किया क्या था, तब 3-4 उदाहरण दिया जाए। साहू एक रोड से जा रहा था बड़बड़ाते हुए कि रोज रोज का झगड़ा मैंने मिटा दिया और मैं ही उस व्यक्ति को मारा हूँ। अपने स्वयं से आपका चिल्लाते हुए जा रहा था, तो ये स्वयं से की गई संस्कृति मानी जाए। अब समस्या ये आया कि कोई व्यक्ति निद्रा में है या नशे में है या निद्रा में है और अर्ध चेतना में है और उस दौरान वह अपने आप बकबका रहा है, बोल रहा है कि उसी ने ये अपराध किया, तो निद्रा में की गई संस्कृति भी सही मानी जाएगी। स्वयं से बड़बड़ाते हुए बोल कर किया गया संस्कृति भी सही मानी जाएगी, क्योंकि कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति स्वयं से भी कन्फेशन या संस्वीकृति कर सकता है। ये जरूर याद रखिए, यहाँ से आपका निश्चित रूप से क्वेश्चन बनता है। अब एविडेंशियल वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, अर्थात आपका साक्षिक मूल्य किसका ज़्यादा होता है? तो एविडेंशियल वैल्यू न्यायिक संस्वीकृति की ज़्यादा होती है, उस पर विश्वास ज़्यादा किया जाता है और गैर न्यायिक संस्कृति पर विश्वास कम किया जाता है। आइए ये आपका कन्फेशन का प्रकार बताया गया। कन्फेशन के प्रकार के बाद आपका कन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू पूछा जाता है, यानी कि संस्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या है। देखिए आपका सामान्य बातें भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लगातार में इसमें पूछा जाता है। अब हम देखेंगे
संस्वीकृति का साक्ष्य में क्या महत्व होता है, अर्थात एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है। ये क्वेश्चन आपका मेंस में भी आ चुका है कि आपका कन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू बताइए। आपका किसी न किसी आपका क्वेश्चन से जोड़कर बनता है, ये अकेले नहीं बनता। तो जब भी ये क्वेश्चन बने आप सतर्क होकर इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए, जहाँ तक संस्वीकृति के एविडेंशियल वैल्यू साक्ष्य में महत्व या साक्षिक मूल्य की बात है, आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी एक कन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू का वर्णन नहीं किया गया है। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस विषय पर मौन है कि कन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू अर्थात साक्षिक मूल्य क्या होगा। वस्तुतः संस्वीकृति एक सारवान साक्ष्य होती है, अतः यह दोष सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकती है। लेकिन ऐसी संस्वीकृति स्वैच्छिक हो, सत्य हो एवं विश्वसनीय हो। इसका मतलब ये हुआ कि कन्फेशन एक सब्स्टेंटिव एविडेंस है। अब सारवान साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि केवल अकेले उस साक्ष्य के आधार पर व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। फिर एक बार देखिए, अगर कहीं भी आपका पूछा जाए कि सब्स्टेंटिव एविडेंस या सारवान साक्ष्य क्या होता है, तो सारवान साक्ष्य वह साक्ष्य होता है जिसके द्वारा या जिसके तहत या जिसे अकेले से ही यानी कि केवल उसी आधार पर ही किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराया जा सकता है, उसी को सब्स्टेंटिव एविडेंस या सारवान साक्ष्य कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल कन्फेशन के आधार पर किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को सजा दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि वह कन्फेशन स्वैच्छिक हो, सत्य हो, विश्वसनीय हो। यानी कि स्वैच्छिक हो, सत्य हो, विश्वसनीय हो। अब इस पर एविडेंशियल वैल्यू पर 3 केस आपको मेंस में लिखने पड़ेंगे। पहला केस है शंकरिया वर्सेज राजस्थान राज्य, यानी कि 3 केस आपका लिखना पड़ेगा। देखिए कौन सा केस आपको डील करना है। यानी कि मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आपका 3 केस लिखना पड़ेगा। देखिए कौन कौन से 3 केस लिखेंगे, इसको तैयार रखिए। पहला केस है शंकरिया वर्सेज राजस्थान राज्य। शंकरिया वर्सेज राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य का केस है, ये केस लिखेंगे। दूसरा सरवन सिंह वर्सेज पंजाब राज्य, सरवन सिंह वर्सेज पंजाब राज्य। दूसरा है सरवन सिंह वर्सेज पंजाब राज्य और तीसरा है केहर सिंह वर्सेज दिल्ली प्रशासन। केहर सिंह वर्सेज दिल्ली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन। 3 केस आपको याद करना पड़ेगा। आइए देखते हैं आपका क्या प्रावधान है। पहला केस देखा जाए, जहाँ तक पहले केस की बात है,
शंकरिया वर्सेस राजस्थान राज्य के बाद में यह निर्णय दिया गया कि यदि संस्कृति स्वैच्छिक होने के साथ साथ सत्य एवं विश्वसनीय हो तो वह सुसंगत होगी एवं दोष सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकेगी। इसका स्वैच्छिक होना प्रथम अनिवार्य शर्त है, यानी कि संस्कृति का स्वैच्छिक होना, क्रोध कहिए, धुरी कहिए, मुख्य पहलू कहिए। दूसरा केस है आपका सरवन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। इसमें बताया गया कि यदि किसी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा से सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट को कम से कम 24 घंटे पुलिस की अभिरक्षा से अभियुक्त को दूर रखना चाहिए। तत्पश्चात संस्कृति को अभिलिखित करना चाहिए। तीसरा आपका है केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन। इस केस में ये बता दिया गया कि संस्कृति अभिलिखित करने के पूर्व मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 164 में दिए गए प्रावधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। तो क्या प्रावधान है 164 सीआरपीसी में? अभी हमने बताया न्यायिक संस्कृति पढ़ाते समय पहला प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को बताए कि अभियुक्त संस्कृति करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा ये बताए कि जो भी बोले अभियुक्त स्वेच्छा से बोले। और तीसरा ये बता दे कि ये संस्कृति तुम्हारे विरुद्ध ही जांच या विचारण में आगे एविडेंस में प्रयोग की जाएगी। यानी कि 164 का कठोरता से पालन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार एक आपका एविडेंशियल वैल्यू भी समाप्त हुई। यहाँ आपको 2 पॉइंट याद रखना है। न्यायिक संस्कृति की एविडेंशियल वैल्यू मजबूत होती है, जबकि गैर न्यायिक कन्फेशन की एविडेंशियल वैल्यू कमज़ोर होती है। धन्यवाद।